नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को ये परीक्षा हुई थी और 19 जून को खबर आई कि पेपर लीक हो गया और उसके बाद से एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नीट के बाद यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी। सरकार ने रद्द की यूजीसी नेट की परीक्षा। 18 जून को पूरे देश में हुआ था यूजीसी नेट एग्जाम। परीक्षा रद्द होने की खबर शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी। लिखा, यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों की हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति या संस्था नेट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेदार पाई जाएगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के ट्वीट के जरिए परीक्षा की जानकारी प्राप्त करने के बाद सरकार पर आक्रामक दिखी विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका ने सरकार के साथ साथ पीएम पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर बीजेपी के साथ साथ पीएम पर साधा निशाना। पूछी, परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नेट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? इसी के साथ हम अपने दर्शकों को यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी कुछ जानकारियों से रूबरू करा देते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। पेपर 1 में 50 प्रश्न होते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। दोनों पेपरों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को दिया जाता है 3 घंटे का समय। पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य और अनिवार्य होता है। यूजीसी नेट परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का कोई नियम नहीं होता है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि बच्चों की उम्मीदों को ठेस पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है या कोई संस्था। कौन है गुनहगार, किसको मिलेगी सजा? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नीट धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और नीट यूजी परीक्षा पर सवाल उठाने वाली 10 याचिकाएं 40 से ज्यादा छात्रों द्वारा दाखिल की गई हैं और एक याचिका स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट एनटीए की याचिकाओं पर भी विचार करेगा और इस मुद्दे पर विपक्ष बखूबी इसे भुनाने की कोशिश में। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने पेपर लीक के मामले में कानून बनाने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से सवाल करते हुए ट्वीट करके लिखा कि परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नीट जस्ट एक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। बीते बुधवार को मोदी सरकार 3.0 की दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में किसानों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है और साथ ही धान में एमएसपी बढ़ाकर 2300 कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसानों के लिए कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है। खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है। अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। अब अगली खबर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई। मोदी सरकार ने बीते बुधवार को वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 2869 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया
कि पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हवाई अड्डे के विकास में नई टर्मिनल भवन का निर्माण, पार्किंग और हवाई पट्टी का विस्तार, टैक्सी ट्रैक के साथ कई अन्य विकास से भरी हुई चीजें शामिल है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे के विकास के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपने देखा, चाहे रेलवे टर्मिनल्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, सब में हमारी संस्कृति को, भारत की संस्कृति को दिखाने का एक माध्यम वो बने और हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक माध्यम बने, उसी भावना के साथ इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम हो और एनर्जी कंजम्पशन जितना भी है वो सोलर द्वारा खुद का जनरेटेड हो। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। गुरुवार यानी कि 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां पर कई विकास की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शुक्रवार 21 जून को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर वहां सिक्योरिटी एजेंसीज चौकन्नी है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान विशेष तलाशी अभियान चला रहे हैं। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यह हमारे लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर में उपस्थित रहेंगे और डल झील के किनारे 7,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग करेंगे। योग दिवस है और ये जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7,000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हमारे प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपी ने आतंकवादियों को पनाह दी थी और उनके गाइड के रूप में काम किया था और उन्हें 6,000 रुपए में रहने के लिए जगह भी देता था। पुलिस के मुताबिक रियासी आतंकी हमले के बाद से हकीम दीन ने आतंकवादियों को इलाके से बाहर निकालने में मदद की थी। पुलिस के मुताबिक अलग अलग मौकों पर आतंकवादी उसके घर पर गए थे और आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले उसके घर पर रुके भी थे। जिस दिन से ये अटैक हुआ है उस दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस इसके ऊपर लगातार लगी हुई है। कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है, सस्टेन्ड इंटेरोगेशंस हुई हैं उनकी और उसी में हमें ये एक आज बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकम दीन उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे और उसके बाद वो स्पॉट पे रुका रहा। उसने फायरिंग की आवाजें भी सुनी हैं और वो होने के बाद उनको लेके भी निकला है। बीते दिन यानी कि 19 जून को राहुल गांधी ने अपना 54वां जन्मदिन मनाया। अपने अपने अंदाज में सबने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन जवाब में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का ट्वीट रीट्वीट करके मछली पार्टी की मांग की। तेजस्वी यादव के जन्मदिन संदेश का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने तेजस्वी से पूछा कि अगला लंच किस मछली का होगा, रोहू या कतला। जवाब में तेजस्वी यादव ने लिखा कि अगला लंच पार्टी में कतला फ्राई मछली होगा और रोहू मछली रस वाली होगी। दिल्ली में शुरू हुए पानी का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और संकट के साथ साथ सियासत में भी गर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी दिल्ली जल संकट के चलते अरविंद केजरीवाल सरकार को लगातार घेरती दिख रही है। वहीं जल मंत्री आतिशी पीएम मोदी को पत्र लिख रहे हैं और सत्याग्रह की बात उन्होंने कही है। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके इस्तीफे की मांग पर लगातार जोर दे रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के विरोध में बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है और ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। वो हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जो दिल्ली की जनता पे खर्च होने थे, उनको पानी की सप्लाई देनी थी, वो पैसे कहाँ गए।
किसकी जेब में गए, कौन वो दलाली और कमीशन खा गया है, इसका जवाब आतिशी को देना चाहिए। नहीं बोलेंगी। इनको पत्र लिखना चाहिए था कि जो पार्टी के विधायक, इनके मंत्री पानी की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का गोरख धंधा करते हैं, उस पर बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगी। राजनीति करनी है, नौटंकीबाजी करनी है, आंखों में शर्म बची नहीं है। दिल्ली को पानी दे नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्री बनी बैठी हैं। थोड़ी सी गैरत होती तो इस्तीफा देके नीचे आ जाती। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव और हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित हो रहे हैं। गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते गाजियाबाद और नोएडा में दस्त, डायरिया, उल्टी और अन्य मामलों के रोगियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और इन बीमारियों से ग्रसित लगभग 40% मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ संदिग्ध परिस्थितियों में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कुछ ऐसे मरीज हैं जो मृत अवस्था में ही अस्पताल लाए गए थे और कुछ ऐसे हैं जो डायरिया, दस्त जैसी बीमारियों के साथ में पहुंचे थे। वहीं जब सीएमएस राकेश कुमार ने उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे चिंताजनक बताया। पिछले 2-3 दिनों में काफी हमारी जो मॉर्टेलिटी है, डेथ जो है ना बढ़ी है। 17 तारीख का जहां तक मैं देख रहा हूं तो 17 तारीख को हमारे एडमिटेड 6 पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई है और 10 पेशेंट ऐसे थे जो कि ब्रॉड डेड, मृत अवस्था में लाया गया था। बाकी 18 तारीख में हमारे 9 पेशेंट ब्रॉड डेड आए हैं 24 घंटे में। 18 तारीख में तो 24 घंटे का हमने रिकॉर्ड लिया है, तो उसमें 9 पेशेंट हमारे ब्रॉड डेड थे। पिछले 2 दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं।